जय हिंद साथियों, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। मैं रतमान सिंह यादव आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत सारी ढेरों शुभकामनाएं देता हूं। पतंग की तरह आप भी अपनी कामयाबी की ऊंचाइयों को छुएं, आसमान की तरफ उड़ान भरें, यही मेरी आकांक्षा है। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप अपनी मंजिल तक निश्चित ही सफलता की डोर पर पहुंचेंगे। हम व्याकरण में जो सीरीज चला रहे हैं निरंतर चलती रहेगी। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, टारगेट करते हैं क्वेश्चन के ऊपर कि संग्रहालय का सही संधि विच्छेद है। इसमें से जो ऑप्शन दिए हैं उन्हीं में से चुनना है कि संग्रहालय का सही संधि विच्छेद क्या है। सम प्लस ग्रह प्लस आलय। ऑप्शन नंबर बी कहता है सत प्लस ग्रह प्लस आलय। ऑप्शन सी कहता है सत प्लस ग्रह प्लस आलय। ऑप्शन डी कहता है सम प्लस ग्रह प्लस आलय। तो कौन सा ऑप्शन ये सही इंगित करता है संग्रहालय का संधि विच्छेद? तो सम प्लस ग्रह प्लस आलय। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, बनेगा संग्रहालय। अगर आपसे इसमें उपसर्ग क्या है, सम है, मूल शब्द ग्रह, आलय भी प्रत्यय है। अब देखिए, अगर इसमें से आपको पूछ लिया जाए कि कौन सी संधि है, तो इसमें से दोनों संधि हो सकती हैं। व्यंजन संधि भी हो जाएगी और दीर्घ संधि स्वर संधि भी हो जाएगी। अगला प्रश्न है, गुणाकेश का संधि विच्छेद है। गुणाकेश का कौन सा संधि विच्छेद सही होगा, बताएं। ऑप्शन नंबर ए कहता है गुणा प्लस केस। ऑप्शन बी कहता है गुणा के प्लस ईस। ऑप्शन सी है गुणाका प्लस ईस। ऑप्शन डी है गुण प्लस आकेश। कौन सा ऑप्शन सही है जो गुणाकेश का संधि सही करता है विच्छेद? तो गुणाका प्लस ईस का क्या है, गुणाकेश बनेगा। ठीक है, क्या होगा, गुणाका प्लस ईस शब्द जो बना है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन बहुत हैं, ज़्यादा विश्लेषण नहीं करेंगे, सीधे आपको ऑप्शन की तरफ टारगेट कर देंगे। विद्या प्लस आलय बराबर बना है विद्यालय। शब्द में संधि पूछी है तो आपको पता होनी चाहिए कौन सी संधि है, तो इसमें दीर्घ स्वर संधि है। ठीक है, अगला प्रश्न, गीतांजल। गीतांजल में का सही संधि विच्छेद क्या है? गीता प्लस अन्य, गीत प्लस जली, गीतांग प्लस अंजल, गीत प्लस अंजल। तो ऑप्शन नंबर आपको देखते ही पता चलता होगा, ऑप्शन नंबर डी सही है, गीत प्लस अंजल। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द बहुब्रीहि समाज के अंतर्गत आता है? कौन सा शब्द बहुब्रीहि समाज के अंतर्गत आता है? बीणा पाणे, दुमाता, लाल पीला या विद्या आभास अभ्यास, कौन सा है बताइए, बहुब्रीहि समाज के अंतर्गत आता है? तो बीणा पाड़, बीणा है हाथ में जिसके अर्थात सरस्वती। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है? पूछा है कि बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है? पंचवटी, करोड़पति, चतुर्भुज, चढ़कमल। तो आपको इंगित करना है कि बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है, बताइए कि पंचवटी है या चतुर्भुज है या करोड़पति है या चढ़कमल है। तो इन दोनों में से बताइए कि कौन से ऑप्शन सही है। अच्छा, इनमें देखिए पंचवटी और चतुर्भुज में से, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। अगर आपको पंचवटी जो 5 वृक्षों की बट्टी है उसमें भी ये द्विगु समास है और इसमें भी बहुब्रीहि समास है। अगर आप इसमें से ये ना दिया जाता तो आप इसे लगाते। 4 भुजाएं हैं जिसकी, ठीक है, तो चतुर्भुज जिसकी 4 भुजाएं हैं तो उससे अंकित होता है, इसलिए इसमें बहुब्रीहि समास है। अगला प्रश्न है, त्रिभुज शब्द में कौन सा समास है? त्रिभुज 3 है भुजाएं जिसकी, तो इसमें भी होना चाहिए लेकिन इसमें बहुब्रीहि नहीं दिया है। और 3 भुजाएं किसकी, तो त्रिभुज कहलाएगा। तो त्रिभुज में ऑप्शन नंबर द्विगु समास आ जाएगा। अगला प्रश्न है कि द्विगु समास का उदाहरण है माता पिता, यथाशक्ति, नवग्रह, पीताम्बर। तो पीताम्बर में बहुब्रीहि, यथाशक्ति में अव्ययीभाव, माता पिता में द्वंद्व, नवग्रह में ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द को पहचानिए। जो शब्द दिए हैं इनमें आपको तत्सम शब्द छांटना है। कोयल शब्द या कुकुर या लाख या भीतर। तो कुकर शब्द जो है यह तत्सम शब्द है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है गोपाल, घर, कपूत, सूत। तो तत्सम शब्द बताना है गोपाल। गोपाल कैसा शब्द है, ये तत्सम शब्द है। जो शब्द आपको ना आते हो
अपने नोट्स पर लिखते रहें। इनमें से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? अब की पूछा है कि तत्सम शब्द नहीं है। दधि नहीं है, उष्ट नहीं है, चचु नहीं है या सिंगार नहीं है। बताइए। तत्सम पूछा तो दधि तत्सम होता है, उष्ट तत्सम होता है, चचु तत्सम होता है, लेकिन सिंगार नहीं है। सिंगार का क्या होता है? श्रृंगार होता है। ठीक है, श्रृंगार होता है। आगे देखिए प्रश्न। स्वर्ण शब्द है, स्वर्ण शब्द कैसा है? तद्भव है या तत्सम है? बताइए। या देशज है या विदेशज है? बताइए। तत्सम है या तद्भव है, देशज है या विदेशज है? बताइए। स्वर्ण। ठीक है, स्वर्ण माने सोना होता है, तो सोना उसका तद्भव हो जाएगा, इसका तत्सम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न, अगर आपको फास्ट लगती हो तो वीडियो आराम से देखें। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द छांटिए। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द छांटिए। कपूर है, पक्ष है, मयूर है या मानसिक है? तो तद्भव शब्द क्या है? कपूर है। कपूर का क्या होता है? तत्सम, तो कर्पूर होता है, तद्भव कपूर होता है। मयूर शब्द ये तत्सम है, पक्ष शब्द ये भी तत्सम है, मानसिक शब्द ये भी तत्सम है। अगला प्रश्न है, कैवरत्य शब्द का तद्भव रूप होगा? बताइए। मल्लाह होगा, केवट होगा, नाविक होगा कि केवल है? बताइए। कैवर्त का तद्भव रूप क्या होगा? तो केवट होगा। केवट का तत्सम शब्द क्या होता है? कैवर्त होता है। याद कर लीजिए इस शब्द को अच्छी तरीका से, इंपॉर्टेंट शब्द है। अगला प्रश्न, गमला और आलपीन किस भाषा के शब्द हैं? गमला और आलपीन किस भाषा के शब्द हैं? ये फ्रेंच भाषा के हैं, अंग्रेजी भाषा के हैं या पुर्तगाली हैं या जापानी हैं? तो गमला और आलपीन ये पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, गमला और आलपीन किसके शब्द हैं? तो ये पुर्तगाली शब्द हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशी नहीं है? इनमें जो 4 ऑप्शन दिए हैं इनमें से आपको विदेशी शब्द छांटना है जो नहीं है। जब विदेशी नहीं तो अपने देश का होगा, तो देखिए या वो तत्सम होगा या तद्भव होगा। ठीक है, या देशज होगा, तो छांटिए। कमर, कमरा, कमेठी, कान। तो कान जो शब्द है ये कैसा है? ये विदेशी नहीं है। कमर विदेशी है, कमरा विदेशी है और कमेठी भी विदेशी। ये सभी 3 ऑप्शन विदेशी हैं, कान पर विदेशी नहीं है। अगला प्रश्न, अवन का विलोम शब्द होगा। विलोम शब्द आगे तो बताइए। अवन का विलोम शब्द क्या होगा? अवन का विलोम शब्द क्या होगा? धरा होगा, अंबर होगा, अग्नि होगा, तरड़ी होगा। अवन का विलोम शब्द क्या होगा? अंबर होगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही है, अवन अंबर। अगला प्रश्न, कौटिल्य का विलोम शब्द है। कौटिल्य का विलोम शब्द क्या है? ऑप्शन नंबर ए कहता है मर्दव है, ऑप्शन नंबर बी कहता है आर्जव है, ऑप्शन नंबर सी कहता है मृदुलता है, ऑप्शन नंबर डी कहता है आर्तव्य है। बताइए कौटिल्य का विलोम शब्द क्या होगा? तो आर्जव होगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। कौटिल्य का याद कर लीजिए, महत्वपूर्ण है। कौटिल्य का अगर विलोम पूछे तो क्या बताना है? आर्जव बताना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। थोड़ा स्लो चल रहे हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द है? निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द है? बताइए। अभिज्ञ है या भिज्ञ है या विज्ञ है या अनभिज्ञ है? तो कौन सा जो शब्द है वो विलोम शब्द है? बताइए। तो देखो, अभिज्ञ माने जानना होता है, भिज्ञ माने भी जानना होता है और विज्ञ माने भी जानना होता है। अनभिज्ञ माने ये जो है ये कैसा है? ये विलोम शब्द है। यहाँ से बहुत कन्फ्यूजिंग होती है, इन शब्दों को अच्छी तरीके से याद करें। ठीक है, अभिज्ञ माने जानना होता है, ठीक है, ज्ञानवान होता है, विज्ञ माने ज्ञानी होता है, विज्ञ माने भी ज्ञानी होता है, पर अनभिज्ञ जो नहीं जानता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न, अनभिज्ञ शब्द का विलोम है। अनभिज्ञ शब्द का विलोम क्या होगा? तो विज्ञ होगा, अज्ञ होगा या अभिज्ञ होगा या अतिभिज्ञ होगा? तो अतिभिज्ञ नहीं होता है, अभिज्ञ अनभिज्ञ का ही विलोम है। ठीक है, तो भी ये भी हो हैगा। ठीक है, क्या ये विलोम है इसका भी? अज्ञ माने ये नहीं होगा और भिज्ञ। देखो भिज्ञ और अभिज्ञ ये दोनों शब्द जो हैं एक ही हैं, समानार्थी हैं दोनों, तो ए और सी हो जाएंगे। और कितनी बार पूछे गए देख लीजिए।
अगला प्रश्न, जंगम का विलोम शब्द है। जंगम का विलोम शब्द क्या होगा? अगम होगा, दुर्गम होगा, स्थावर होगा, चंचल होगा। तो जंगम का विलोम शब्द होगा स्थावर। ठीक है, क्या होगा? स्थावर। अगला प्रश्न, तामसिक तामसिक शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? बताइए, तामसिक शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? सात्विक होगा, अभय होगा, दृढ़ होगा या सामिस होगा? तो बताइए, तो तामसिक का क्या होगा? सात्विक होगा, कि भैया वो सात्विक भोजन प्राप्त करते हैं, उनके अंदर तामसिक नहीं है। अगला प्रश्न है, रित का विलोम क्या होगा? रित का विलोम क्या होगा? बताइए, ऑप्शन ए होगा, बी या सी या डी। आपको इसी प्रकार से ऑप्शन मिलेंगे, आपको केवल गोला करने हैं, एक हम देख के पहचानते हैं। तो रित का क्या होगा? अनृत होगा। ऑप्शन नंबर ए सही है, रित का क्या होगा? अनृत होगा। याद कर लीजिए, ऐसे प्रश्न, ऐसे शब्दों को जो नहीं आते उनको गौर से देखा करो। आगे है, देखिए दोनों शब्द इत था रित और ये आ गया रिजु। ठीक है, रिजु का विलोम क्या होगा? सीधा होगा, सरल होगा, त्रिकोण होगा या वक्र होगा? बहुत बार पूछे गए हैं, बताइए रिजु का क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी लगा के बढ़ जाइएंगे, क्या होगा? रिजु का वक्र होगा। अगला प्रश्न, जैन मत को मानने वालों में श्वेतांबर बड़ी संख्या में है, तो इसमें जो अंडरलाइन की गई है उसमें समास पूछा है। ठीक है, श्वेतांबर में समास पूछ लिया, इसमें अंडरलाइन की, तो ये क्या है? अंबर है, पीतांबर है या दिगंबर है या नीलांबर है? बताइए, क्या इसका, सॉरी विलोम पूछ दिया, इसका समास नहीं, इसका विलोम पूछा। श्वेतांबर का विलोम क्या होगा? तो दिगंबर होगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा शब्द शुक्ल का विलोम है? शुक्ल का विलोम है, बताइए, काला है, कृष्ण है, आसित है, असित है या श्यामल है? बताइए, शुक्ल का, तो शुक्ल का कृष्ण होता है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दो पक्ष होते हैं। अगला प्रश्न, दिए गए विकल्पों में से विकीर्ण शब्द का विपरीतार्थक कौन सा होगा? विकीर्ण का विपरीतार्थक पूछा है, विपरीत शब्द पूछा है, विस्तार होगा, भीतर होगा, वितरण होगा या एकत्र होगा? बताइए, तो वितरण वितरण कर दीजिए, बिखेर दीजिए, सबको दे दीजिए। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, एकत्र करना। ठीक है, विकर्ण का बिखेरना, एकत्र का एकत्र करना, इकट्ठा करना। विराट का विलोम क्या होगा? बृहद होगा, बृहत होगा, छोटापन होगा या क्षुद्र होगा? बता दीजिए, तो विराट माने बहुत होता और क्षुद्र माने छोटा, तुच्छ। आगे अगला प्रश्न है, चौथ का चंदा होना मुहावरे का क्या अर्थ है? अब मुहावरे आगे हैं कि चौथ का चंदा होना मुहावरे का क्या अर्थ है? किसी के लिए अशुभ होना, किसी के लिए शुभ होना, चौथ में चंदा वसूल करना, चौथ का चांद सुंदर होता है। बताइए, क्या होगा? चौथ का चंदा होना मुहावरे का क्या अर्थ है? सही से समझें, सही से आंसर करें। तो ऑप्शन नंबर इसमें सही है, किसी के लिए अशुभ होना। चौथ का चंदा होना यानी चौथ का जो चंदा होता है वो अशुभ माना जाता है, तो किसी लिए क्या? चौथ का चंदा होना मतलब किसी के लिए अशुभ होना। ये यूपी पुलिस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला प्रश्न, चोर के पैर नहीं होते मुहावरे का सही अर्थ बताइए। कि चोर के पैर नहीं होते, क्या ये बात सही है कि चोर के पैर नहीं होते? वो चोरी फिर कैसे करता है? तो ऑप्शन देखिए इसमें, पापी का मन स्थिर होता है, पापी का मन अस्थिर होता है, पवित्र व्यक्ति का मन अस्थिर होता है, गरीब का मन अस्थिर होता है? बताइए, चोर के पैर नहीं होते हैं तो पापी का मन जो है वो अस्थिर नहीं रहता है। जो पापी होता है उसका मन एक जगह पर स्थायी नहीं रहता है। तो चोर के पैर नहीं होते हैं, उसका मतलब क्या हुआ? कि पापी का मन स्थिर नहीं रहता है। एड़ियाँ रगड़ना मुहावरे का सही अर्थ बताइए। ठीक है, एड़ियाँ रगड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? एड़ियाँ साफ करना, परिश्रम करना, बहुत दौड़ धूप करना, परेशान होना? बताइए, एड़ियाँ रगड़ना मतलब उनकी सारी एड़ियाँ रगड़ गई, तो क्या हुआ? बहुत दौड़ धूप करना। ऑप्शन नंबर सी सही है। एड़ियाँ रगड़ने का मतलब हुआ बहुत दौड़ धूप करना। एक आंख न भाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? एक आंख न भाना तो क्या होगा? अपेक्षा करना, विरक्त होना, तटस्थ होना, बिल्कुल अच्छा ना लगना? बताइए, एक आंख
एक आंख न भाना, एक आंख न भाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? बिल्कुल अच्छा ना लगना। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न, कुछ गहे फोड़ा और ससुर वैद कहावत का अर्थ क्या होगा? बताइए। कुछ गए फोड़ा और ससुर वैद कहावत का सही अर्थ बताइए। दोनों में दोष, मरीज वैद में संपर्क, दोनों का त्याग, धर्म संकट की स्थिति। बताइए। कुछ गए फोड़ा और ससुर वैद, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। धर्म संकट की स्थिति, धर्म संकट की स्थिति होना कुछ गए फोड़ा और ससुर वैद। अगला प्रश्न, खग जाने खग की भाषा लोकयुक्त का उचित अर्थ नीचे दिए गए विकल्पों में से बताइए। खग जाने खग की भाषा खूब कहावत सुनी होगी। बताइए लोकोक्ति जो है इसका सही अर्थ क्या है? इस विकल्प में कौन सा अर्थ होगा? पक्षियों की तरह बोलना, पक्षियों की भाषा ना जानना, पक्षी अपनी भाषा स्वयं समझते हैं, समान प्रवृत्ति वाले लोग एक दूसरे को सराहते हैं। बिल्कुल बात सही है। समान प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं वो एक दूसरे की सराहना करते हैं क्योंकि उनकी भाषा वो वही जानते हैं। भाषा मतलब समझ गए कि उनकी बात जो सराहना करेंगे तो वो वही करेंगे, कैसे करते हैं तो वही बात जानते हैं। आगे है, अगला क्या है? आँख न दीदा काढ़े कसीदा, आँख न दीदा काढ़े कसीदा लोकोक्ति का क्या अर्थ है? बहुत निपुण बनना, साधन न होने पर भी काम कर लेना, सर्वथा अयोग्य, योग्यता न रहने पर भी काम करने की सेखी भरना। बताइए। आँख न दीदा काढ़े कसीदा लोकोक्ति का क्या अर्थ है? तो ऑप्शन नंबर डी सही है। योग्यता न रहने पर भी काम करने की सेखी भरना। अगला प्रश्न, आठ कनौजिया नौ चूल्हे लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? आठ कनौजिया नौ चूल्हे लोकोक्ति का क्या अर्थ होता है? मस्त रहना, पका रहना, करना, अलगाव की स्थिति, सम, संपन्नता की स्थिति। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा कि संपन्नता की स्थिति होगी, या मस्त रहना होगा, या फाका रहना होगा, या अलगाव की स्थिति क्या होगा? ऑप्शन नंबर, तो ऑप्शन नंबर सी सही है, अलगाव की स्थिति है ना। क्या है? ऑप्शन नंबर सी सही है, अलगाव की स्थिति। आठ कनौजिया नौ चूल्हे लोक कारक क्या है? अलगाव की स्थिति। अगला प्रश्न, एक पंथ दो काज लोकोक्ति का क्या अर्थ है? एक काज होना, लाभ ही लाभ होना, एक काम से चार लाभ होना, एक ही काम से दो लाभ होना। तो ये कितना बढ़िया है। एक पंथ दो काज, एक पंथ दो काज, एक ही काम से दो लाभ प्राप्त होना। ये भी यूपी प्लस 2018 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न, ओंचे की प्रीत बालू की भीत, ओंचे की प्रीत बालू की भीत का भाव क्या है? बालू की दीवार कमजोर होती है। ऑप्शन नंबर बी कहता है ऊंचे लोग बालू की दीवार बनाकर रहते हैं। ऑप्शन नंबर सी कहता है बालू की दीवार की भांत ऊंचे लोगों का प्रेम अस्थायी होता है। ऑप्शन नंबर डी कहता है बालू ऊंचा पदार्थ होता है। तो ऐसा कुछ नहीं, ऑप्शन नंबर सी है कि बालू की दीवार की भांत ऊंचे लोगों का प्रेम अस्थायी होता है, पता नहीं कब ढह जाए। अगला प्रश्न, अंगूठी का नग होना का अर्थ क्या है? अंगूठी का नग होना का अर्थ क्या है? बहुत सुंदर, छिपा हुआ, बहुत प्रिय, बहुत कीमती। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, बहुत कीमती। अंगूठी का जो नगीना होता है वो बहुत कीमती होता है, तो इसीलिए कहते हैं अंगूठी का नगीना। ऑप्शन नंबर, प्रश्न नंबर अगला है, समुद्र मंथन करना का अर्थ क्या है? समुद्र मंथन करना का अर्थ क्या है? घोर तप करना, दृढ़ प्रतिज्ञा करना, उद्देश्यों को प्राप्त करना, कठोर परिश्रम करना। बताइए। समुद्र मंथन करना, यानी समुद्र जब मंथन किया गया तो क्या हुआ? बहुत परिश्रम किया, तो कठोर परिश्रम करना। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न, मांगे भीख पूछे गांव की जमा का अर्थ क्या है? व्यक्ति भीख मांग रहा है और गांव की जमा पूछ रहा है। बताइए। अपनी असलियत भूलकर बात करना, भीख मांग कर गुजारा करना, ग्राम समाज की भलाई करना, इनमें से कोई नहीं। बताइए। तो व्यक्ति क्या है? अपनी स्थिति भूल गया, अपनी असलियत भूलकर और बात करना, ये बात होगी। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, अपनी असलियत भूल करके बात करना, मांगे भीख पूछे गांव की जमा। अगला प्रश्न है, कोई इरघाट तो कोई वीरघाट का अर्थ बताइए। कोई इरघाट तो कोई वीरघाट का
अर्थ क्या होगा? बार बार कथन बदलना, तालमेल न होना, तितर बितर होना, बहुत चालाक होना। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, तालमेल न होना। कोई इरघाट, कोई इस घाट बैठा और कोई वीर घाट, कोई उस घाट बैठा, इनका कोई पत्ता हो, तितर बितर होना, तालमेल ना अर्थात तालमेल न होना। अगला प्रश्न, अवसरवादी व्यक्ति हमेशा अपना उल्लू सीधा करने का प्रयास करता है। रेखांकित मुहावरे का अर्थ बताइए। जो अपना उल्लू सीधा करना, यहाँ से यहाँ तक का अपना मुहावरा है, इसका अर्थ बताओ। लोक व्यवहार के विरुद्ध है, स्वार्थ पूर्ति है, विश्वासघात है, या बात बदलने का। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, स्वार्थ पूर्त होता है। जो लोग अपना उल्लू सीधे कर लेते हैं, फिर दूसरे से मतलब नहीं रखते हैं, ऐसे लोग स्वार्थी होते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न है, बात तय थी लेकिन ऐन मौके पर उसके इनकार करने से सारा काम रुक गया। रेखांकित वाक्यांशों के लिए उपयुक्त मुहावरा है, बताइए। सारा काम रुक गया, मुहावरे का अर्थ बताइए। अकल पर पत्थर पड़ना, गुड़ गोबर करना, खटाई में पड़ना, कल पड़ना, बताइए। तो गुड़ गोबर करना, गुड़ गोबर करना यानी सारा काम बना बनाया था, ऐन मौके पर उसने क्या कर दिया? मना कर दिया। तो ये क्या कर दिया? उसने गुड़ गोबर कर दिया। अगला प्रश्न है, राम नाम जपना पराया माल अपना। ये खूब सुना होगा, राम नाम जपना पराया माल अपना का अर्थ क्या होगा? दान करना, सर्वज्ञ करना, धोखों से धन जमा करना, दूसरों से सहानुभूति रखना। क्या होगा? राम नाम जपना पराया माल अपना अर्थात धोखों से धन जमा करना, धोखे धोखे में ही धन जमा कर लेना। अगला प्रश्न है, नीम हकीम खतरे जान, नीम हकीम खतरे जान का अर्थ क्या होगा? डीक हाँकना, ये बीमारी का गलत इलाज करना, खतरनाक चीज़ें, अलग विद्या, भयंकर। तो ऑप्शन नंबर ये सही है। क्या है? नीम हकीम खतरे जान, नीम हकीम क्या? खतरे जान, अलग व्यक्ति, अलग विद्या क्या होती है? खतरनाक होती। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न, तन पर नहीं लत्ता पान खाए अलबत्ता, तन पर नहीं लत्ता पान खाए अलबत्ता का अर्थ है बहुत गरीब होना, झूठा दिखावा करना, एक साथ दो लाभ होना, बुरी आदत का शिकार होना, बताइए। तन पर नहीं लत्ता पान खाए अलबत्ता, झूठा दिखावा करना, घर पर कुछ नहीं है और मुंह में पान चबा रहे हैं, तो केवल क्या कर रहे हैं? दिखावा कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, गुरु गुड़ चेला चीनी का अर्थ बताइए। गुरु गुड़ चेला चीनी का अर्थ बताइए। गुरु हमेशा सर्वोपर होता है, गुरु से चेले का आगे बढ़ जाना, चेले द्वारा महान कार्य करना, गुरु के कथन अनुसार कार्य करना। तो क्या होगा? बताइए। गुरु गुड़ और चेला चीनी। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, गुरु से चेले का आगे बढ़ जाना। गुरु गुरु रह गया और चेला चीनी हो गया। आगे निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? कृपा स्त्रीलिंग है, या मित्र स्त्रीलिंग है, या कार्य स्त्रीलिंग है, या त्योहार स्त्रीलिंग है? बताइए, स्त्रीलिंग पहचानना है। तो कृपा की जाती है, कृपा की जाती, ऑप्शन नंबर ए सही है। मित्र कैसा होता है? मित्र बनाया जाता है, मित्र आया है, कार्य किया जाता है, ठीक है, त्योहार मनाया जाता है। तो इस प्रकार से आप बना लेंगे, वाक्य बनाइए, पता चल जाएगा कि कौन सा लिंग है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द का पहचानिए। फिर स्त्रीलिंग कौन से में है? संसार में है, गौरव में है, समुदाय में है, अश्विनी में है। तो ये पता ही चलेगा, अश्विनी। अगर ये क्या है? अश्विनी जो एक महापक्ष होता है, उसके उस अभाव में है। नाम नहीं समझना किसी व्यक्ति का, नाम तो अश्विनी लड़का हो जाएगा। फिर निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? अब स्त्रीलिंग पूछा है जो नहीं है, सुबह नहीं है, दोपहर नहीं है, साँझ नहीं है, दिन नहीं है, बताइए। स्त्रीलिंग नहीं है। तो दिन क्या है? वो स्त्रीलिंग नहीं है। दोपहर हो गई, सुबह हो गई, साँझ हो गई, तो ये सब तीनों क्या है? स्त्रीलिंग है, लेकिन दिन स्त्रीलिंग नहीं है। दिन ढल गया, दिन निकल आया, दिन चला गया। निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? फिर पूछा स्त्रीलिंग नहीं है, पानी नहीं है, मानी नहीं है, कहानी नहीं है, या रानी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, पानी स्त्रीलिंग नहीं है, क्योंकि पानी
पी लिया, पानी पिया जाता है, पानी खाई नहीं जाती है, ठीक है। पानी फैल गया, पानी आ गया। इस प्रकार से आप ज्ञात कर लेंगे स्त्रीलिंग है या पुरुषलिंग है। वाक्य बनाइए, पता चल जाएगा फटाफट, उसकी क्रिया पर अभाव पड़ेगा। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है, फिर पूछा स्त्रीलिंग नहीं है, तो रोटी हो गई, पूड़ी सिक गई, पानी पी लिया, तो यही है, बस कुछ नहीं करना है। आगे देखिए, निम्नलिखित युगों में से एक लिंग की दृष्टि से शुद्ध है, उसे पहचानिए। क्या है? शुद्ध है। सम्राट का सम्राटनी शुद्ध है, अशुद्ध है। वीरांगने वीरांगना, ये भी अशुद्ध है। गोप गोपनी, ये भी अशुद्ध है। सुलोचना सुलोचना सुलोचन और सुलोचना, ये सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये दृष्टि का लिंग के अनुसार सही है। सुलोचन जिसके लोचन अच्छे हैं, और सुलोचना स्त्रीलिंग में पहुंच जाएगा। अगला, ऊंट शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? ऊंट शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? ऊंटी होगा, या उटनी होगा, या ऊंटे होगा, या ऊंटीन होगा? बताइए। तो पता है, ये तो पता, उटनी होगा, ठीक है। क्या होगा? उटनी होगा। अगला, ऋषि का स्त्रीलिंग, ऋषि शब्द का स्त्रीलिंग बताइए। ऋषिणी होगा, या ऋषि पत्नी होगा, या ऋषिका होगा, या ऋषि होगा? बताइए। ऋषि का स्त्रीलिंग, तो ऑप्शन नंबर सी सही है, ऋषिका होगा। इसको याद कर, नोट कर लीजिए, लिख लीजिए तुरंत, ठीक है। ऋषिका किसका है? ऋषि का स्त्रीलिंग। ऋषिका क्या है? स्त्रीलिंग है, और ऋषि पुल्लिंग है। आज का हमारा ये वीडियो कंप्लीट हुआ। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पुनः आप सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं।